हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ बिग पुश यानी बड़े धक्के का सिद्धांत, जिसको दिया था रोजेंस्टीन रोडान ने 1961 को। बेसिकली जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है वो एक वेरिएंट है बैलेंस्ड ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्राम का। जितने भी हमने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज पढ़ी, जिसके अंदर की साइमल्टेनियसली हमको सभी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी बैलेंस्ड ग्रोथ की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना होगा, तो उसी का ही एक वेरिएंट है बड़े धक्के का सिद्धांत। बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है उनकी सबसे बड़ा इशू क्या होता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम है वो कम होती है, जिसकी वजह से सेविंग नहीं होती है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होती है। अब सेविंग नहीं होगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी, अल्टीमेटली फिर से पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमी एक पॉवर्टी के ट्रैप के अंदर या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी उसके ट्रैप के अंदर इकोनॉमी फंस जाती है। अब उस ट्रैप को ब्रेक करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए रोजेंस्टीन रोडान क्या कहते हैं कि उन इकोनॉमीज को जरूरत है एक बिग पुश की, एक बड़े धक्के की, दैट इज अ हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स ऑफ डेवलपमेंट। कि जो भी हर्डल्स, जो भी बाधाएं आती हैं डेवलपमेंट के सामने, डेवलपमेंट प्रोसेस के सामने, उसको ओवरकम करने के लिए एक साइजेबल, एक हाई अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। रोजेंस्टीन रोडान क्या कहते हैं कि अगर हमें इकोनॉमी को लॉन्च करना है ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो एक बिट बाय बिट या स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है वो काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। हमें जरूरत है एक हाई अमाउंट में, हाई मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने की, ताकि जैसे कि एयरप्लेन टेक ऑफ करने से पहले जो भी हर्डल्स है उसको क्लियर किया जाता है, एक क्रिटिकल स्पीड है उसको पास करना होता है ताकि वो टेक ऑफ कर सके। इसी तरह के इकोनॉमी को लॉन्च करने से पहले आपको एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर प्योर आउट करना ही होगा, एक मिनिमम अमाउंट के अंदर जितना जरूरी है, ताकि इंडस्ट्रीज को, ताकि इकोनॉमी को जो सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फेज है या प्रोसेस है उसके अंदर इकोनॉमी को लॉन्च किया जा सके। रोडान कहते हैं कि जो मेजर हर्डल आता है इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के सामने इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज स्मॉल साइज ऑफ मार्केट। कि जो इंडस्ट्रीज है उनको मार्केट नहीं मिल पाती, मार्केट का साइज वो बहुत छोटा है। तो बेसिकली देयर इज अ नीड फॉर बिग पुश इन दिस इकोनॉमीज, और वो उसका जो नीड है, यानी बिग पुश की नीड या रैशनल फॉर नीड बिग पुश की जरूरत क्यों होती है, तो 3 टाइप की इंडिविजुअलिटी की बात करता है, विभाज्यताओं की बात करता है रोडान। दैट इज फर्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअलिटीज इन द प्रोडक्शन फंक्शन, is individualities in inputs, in outputs and the production process that give rise to increasing returns. Basically it require a high optimum size of a firm. इसके लिए फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, रोडान बात करता है सोशल ओवरहेड कैपिटल के, एग्जाम्पल देता है इन इंडिविजुअलिटीज का सोशल ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक ऊपरी पूंजी, कि इसके अंदर जब SOC के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि हमारी इसमें क्या आता है, हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज आती हैं जैसे पावर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो इन बेसिक इंडस्ट्रीज के अंदर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये फर्दर जो बाकी इंडस्ट्रीज है उनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इनकरेज करती है, विच मस्ट प्रोसीड डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो इनके अंदर, और रोडान क्या कहता है कि इन सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बाय नेचर क्या होता है, लंपी नेचर का होता है, जिसके अंदर एक हाई अमाउंट में यानी हाई साइज के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। रोडान कहता है कि बेसिकली इट इज कि टोटल इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट 30 to 40% इन्वेस्टमेंट आपको सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर करना होगा, इन बेसिक इंडस्ट्रीज में करना होगा, ताकि इंडिविजुअलिटीज क्रिएट हो, ताकि बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंकरेज हो सके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्रिएट होंगे उस केस के अंदर। तो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे यानी बेसिकली इंडिविजिबिलिटीज है इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्रिएट होंगे, बाकी इंडस्ट्रीज है वो इंकरेज होंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब रोडान कहता है कि इसके अंदर क्या होता है, SOC के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसका जो रिटर्न्स का है वो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, एक टाइम लगता है रिटर्न्स आने में, फर्दर जो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उनको इंकरेज होने में। तो यहाँ पे मतलब रिटर्न्स आने में टाइम लगेगा, तो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है।
तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा हेजिटेट करेगा। तो उस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब इसको इम्पोर्ट भी हम नहीं कर सकते, बेसिक इंडस्ट्रीज है, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमको अपने ओन आर्म में इन्वेस्टमेंट करना होगा, उनको हम इम्पोर्ट तो कर नहीं सकते वहाँ पे। बेसिकली ये होती है इंडिविजिबिलिटीज इन द प्रोडक्शन फंक्शन। सेकेंड, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जैसे हमने बताया कि जो मेन हर्डल आता है ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज द स्मॉल साइज ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज छोटा है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। अब स्मॉल साइज ऑफ मार्केट इज क्रिएटेड बाय लो पर कैपिटा इनकम एंड लो परचेजिंग पावर ऑफ जनरल मास ऑफ पीपल। बेसिकली क्या आर्ग्यू करते रोडान कि अगर कोई इकोनॉमी के अंदर सिंगल फैक्ट्री भी हो, बेसिक से वो एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वो यूज़ कर रही है, बट दैट इज ऑल्सो लाइकली टू फेल इफ सेटअप ऑन इट्स ओन। क्योंकि अगर उसमें हम दूसरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं की जाएंगी साइमल्टेनियसली, तो वो सिंगल फैक्ट्री भी जिसमें एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं वो भी फेल हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्मॉलनेस ऑफ द मार्केट आउटलेट फॉर इट्स आउटपुट। उसका आउटपुट है वो अनसोल्ड रह जाएगा। देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर साइमल्टेनियसली सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। और उस साइमल्टेनियसली सेटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक बिग पुश की जरूरत होगी, एक हमें ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ताकि क्या होगा कि जिन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं दे बिकम कंज्यूमर्स ऑफ वन अनदर्स गुड्स हैं, और सबकी जो सारी इंडस्ट्रीज है उनका आउटपुट है वो सारा का सारा सेल हो जाए। एक शू फैक्ट्री का एग्जाम्पल देता है रोडान कि एक सिंगल, मान लीजिए क्लोज्ड इकोनॉमी, एक शू फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर 100 के 100 एम्प्लॉयज जो भी हैं अगर अपनी सारी इनकम वो शूज़ को खरीदने में खर्च कर दे तब तो ठीक है, इंडस्ट्री काम मतलब प्रॉपरली काम कर रही है, सारा आउटपुट बिक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंज्यूमर्स के डाइवर्स डिमांड्स होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो वो अपनी इनकम को मतलब डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो उसका आउटपुट क्या होता है, अनसोल्ड रह जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम से को हमें मतलब ओवरकम करने के लिए हमें साइमल्टेनियसली बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप करनी होगी, ताकि जो भी वर्कर्स हैं इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वो एक दूसरे के आउटपुट के ही कंज्यूमर बन जाए, ताकि सभी इंडस्ट्रीज का आउटपुट है वो सेल हो जाए, सभी इंडस्ट्री वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके लिए मैं एक बिग पुश, एक बड़े धक्के की इन द फॉर्म ऑफ ए मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी ज़रूरत है। देखिए डायग्राम में दिखाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि ये है डिमांड कर्व। सिंगल फैक्ट्री की बात करें कि अगर उसका डिमांड कर्व, पहले डिमांड कम है, स्मॉल साइज ऑफ मार्केट फेस कर रही है, जब हमने साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया है, तो D1 मार्केट डिमांड कर्व है, MR है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1, MR और MC, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस पॉइंट पे वो OQ1 आउटपुट सेल कर रही है ऑन द प्राइस ऑफ OP1, ठीक है। तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है कितना, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम आउटपुट के ऊपर उसकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो रही है। तो एवरेज कॉस्ट बाय द अमाउंट AB वो प्राइस से ज़्यादा है, तो इन केस में वो सारा P1, B, A, C, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, साइमल्टेनियसली बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, मार्केट का साइज बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ के डिमांड कर हो जाता है D2 और मार्जिनल रेवेन्यू कर MR2। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज E2 पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे क्या दिखा रहे हैं कि जो आउटपुट है वो जो फर्म सेल कर रही है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम OQ1 टू OQ2 एट प्राइस OP2। इस प्राइस के ऊपर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस और एवरेज कॉस्ट है उसका डिफरेंस इज कितना है, RS। तो यहाँ पे P1, SR, P2 ये उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करने से साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री सेटअप और भी इंडस्ट्री सेटअप करने से कैसे उसका जो सिंगल फैक्ट्री जिसकी हम बात करते हैं, कैसे उसके रेवेन्यू, कैसे उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, एज वेल एज जो बाकी इंडस्ट्रीज होंगी उनके भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक दूसरे के लिए कंज्यूमर का ही काम करेंगे, राइट। थर्ड आती है हमारी इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग्स, क्योंकि जो भी अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं बेसिकली उसमें लो पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम कम होगी तो जितनी भी इनकम है वो सारा अपने कंजप्शन पे खर्च हो जाएगी, तो सेविंग्स तो होंगी ही नहीं, तो लो सेविंग्स होती है। तो बेसिकली अब सेविंग्स को, उस गैप को बढ़ाने के लिए, इनकम और सेविंग का गैप बढ़ाने के लिए वी रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट
को बढ़ाना है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर सेम टाइम पे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट एक हाई इनफ लेवल ऑफ सेविंग की। अब सेविंग्स का लेवल कैसे बढ़ाया जाए? सेविंग्स का लेवल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इनिशियली जब फर्स्ट स्टेज के अंदर जब इनकम को इंक्रीज़ किया जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है, इन्वेस्टमेंट होगा इनकम इंक्रीज होगी, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ही जब इनकम इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, तो ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए जिससे जो मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसको राइज किया जा सके। यानी ऐसा कोई प्रोसेस, यानी अपनी जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज किया जा सके फर्दर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए ताकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज हो। जब सेविंग इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट बात करता है रोल ऑफ गवर्नमेंट की। जैसे हमने बताया था कि जैसे सोशल ओवरहेड कैपिटल का एग्जांपल हमने लिया कि वहाँ बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ से इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अब एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, तो बेसिकली वो हेजिटेट करते और हाई अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, रिटर्न्स उतने नहीं होते हैं, तो उस केस में यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से प्राइवेट सेक्टर हेजिटेट करता है। तो इस केस में इट इज़ ओनली द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट यहाँ पे आके इनिशिएटिव्स ले, उस जितना भी साइजेबल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, राइट। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ बिग पुश। आगे बात करते हैं हम क्रिटिसिज्म की, क्या क्या किन किन पॉइंट्स के ऊपर उसको क्रिटिसाइज किया है। इन एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, बेसिकली अंडरडेवलप्ड कंट्रीज है, पर कैपिटा इनकम लो होती है, उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कि इतना हाई अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट कर सके। डिफ़िकल्टीज़ इन एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन, इतने ना हमारे पास स्किल्स होती है, इंटरप्रेन्योर्स हमारे पास इतने स्किल्ड नहीं होते हैं, उनकी लैकिंग होती है, जिसकी वजह से जो भी प्रोग्राम से इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाने हैं हमने इकॉनमी को लॉन्च करने के लिए, तो उसकी एजुकेशन में और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डिफिकल्टी भी मतलब फेस कर सकती है इकॉनमी। एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया है, यहाँ पे हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रोड्स की, एसओसी की बात कर रहे हैं, रोड्स की, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए जिसको। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की गई है, उसको टोटली नेग्लेक्ट किया गया है। टू मच एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जनरेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर जिसको इग्नोर किया गया है कि कैपिटल जब इन्वेस्टमेंट इतने अमाउंट में डाला जाएगा, इनकम इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन जनरेट हो सकती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है, तो उस प्रेशर को भी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो उस चीज़ को भी इग्नोर किया गया है। एंड दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बाय हिस्ट्री में एम्पेरिकल स्टडीज़ की आप बात देखें तो ये बाकी जो एम्पेरिकल स्टडीज़ हैं, जो सर्वेज हैं, वो इस थ्योरी ऑफ बिग पुश को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दिस वॉज आवर थ्योरी ऑफ बिग पुश। थैंक यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग and don't forget to like and share. Thank you.